रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शालू की शादी ओम नाम के आदर्शवादी लड़के के साथ हुई थी, जो कि बहुत केयरिंग और हैंडसम था। शादी के बाद दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन शादी की रात वाले दिन शालू का एक बहुत बड़ा मजाक बन गया, क्योंकि जब ओम ने शालू का घूंघट हटाकर उसकी लंबी चोटी को खोला, तो उसके बालों में से एक नकली चोटी अलग हो गई। ऐसे ही ओम को उसके छोटे बाल दिख जाते हैं, जिसे देखकर वो हंस के बोलता है, अरे शालू, तुम्हारे इतने छोटे बाल, मतलब शादी में जितनी भी फोटो में तुम्हारी लंबी चोटी आई है वो सब ऐसे ही थी, जबकि हकीकत में तो नहीं है। सही उल्लू बनाया है। हो गया आपका, मिल गई रात फाड़ के खुशी। अरे लड़की के छोटे बाल नहीं हो सकते क्या? एक मिनट, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। पहली बात तो ये कि मेरे बाल इतने भी छोटे नहीं हैं, एवरेज में हैं। दूसरा, ये चोटी लंबी थी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और शादी में तो लगा सकते हैं, इसमें बेवकूफ बनाने वाली क्या बात है? तीसरी ये कि इसमें मेरे भी बाल थे, और वैसे भी मेरे बाल पहले बहुत लंबे थे। मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मुझे कटवाने पड़े, और मुझे ये परफेक्ट लगते हैं। ओह, तुम्हारे इतने बड़े बाल थे। वेरी गुड जान, अच्छी बात है। आओ। नहीं, मुझे नहीं आना। अरे जान, सॉरी ना, प्लीज मान जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। नो, नहीं आना मुझे। ठीक है, तो मैं खुद आ जाता हूँ तुम्हारे पास। ये बोलकर ओम उसके पास आता है और उसे अपनी बाहों में लेकर लव यू कहता है, जिसके बाद उनकी रात और सुबह दोनों हसीन हो जाती है। अगले दिन जब वो मिरर के आगे बैठकर कॉम कर रही होती है, तभी वो अपने आप से बोलती है, भले ही मैं मान गई हूँ, लेकिन मुझे उनकी बातों का थोड़ा बुरा तो लग रहा है। अब मैं उन्हें अपने यही बाल खूबसूरत, लंबे और घने करके दिखाऊंगी, फिर चाहकर भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मैं ही हूँ। कुछ देर बाद शालू अपनी सास कंगना के पैर छूती है और उसकी पसंद का खाना अपनी पहली रसोई में बनाती है, जिसे खाने के बाद ओम और कंगना उसकी तारीफ करते नहीं थकते। तभी शालू बोलती है, थैंक यू माँ जी, और दो, आप खाइए ना, इतने से हो गया। अरे नहीं नहीं बहू, हो गया बस मेरा। लीजिए माँ जी, खाइए ना, और भी तो है। ओम, आपको खीर दूं, आप खाएंगे? नहीं नहीं शालू, मीठा कम ही खाता हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी, मुझे आपसे वो, अरे पागल क्या कर रही है? पहले ओम जी को तो जाने दे, तब बोलियो। अरे बहू, बोलते बोलते रुक क्यों गई? बोल, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अच्छा माँ, शालू अब मैं चलता हूँ, लेट हो जाएगा वरना मेरे को। ठीक है बेटा, बाय। बाय बाय ओम जी। हाँ माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। अभी तो बोल रही थी कि कुछ नहीं बोलना, अब तो बोल रही है कि बोलना है, तो साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि क्या बोलना है? वो माँ जी, मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए ना, जिससे बाल लंबे हो सके। पर तेरे बाल सही तो हैं, फिर क्या करेगी बड़ा करके? वो माँ जी, मुझे ना लंबे बालों का बहुत शौक है। वैसे पहले तो मेरे बाल लंबे थे, लेकिन मैंने किसी दुख की वजह से कटवा दिए। अब कोई ऐसा तरीका बताओ ना, जिससे मेरे बाल जल्दी से लंबे हो जाए। अच्छा ठीक है, एक रेमेडी है, मेरी माँ मुझे लगाती थी बचपन में, अब मैं तेरे लगा देती हूँ वही बनाकर। माँ जी, घरेलू उपाय है, पक्का असर करेगा ना? हाँ बहू, बहुत असरदार है। कुछ दिन बाद कंगना अपनी बहू के बाल बड़े करने के लिए प्याज के रस को नारियल के तेल के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर देती है, जिसके कुछ हफ्तों बाद ही उसके बालों की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। ऐसे ही उस मिश्रण को 1 महीने लगाने से उसके बाल बहुत बड़े हो जाते हैं और अब उसके बाल घुटनों तक आने लगते हैं। इस बीच उसने अपने पति के सामने अपने बालों का जोड़ा बनाकर रखा, ताकि उसे भनक ना हो और वो उसे अचानक दिखाकर सरप्राइज कर दे। ऐसे ही एक शाम उसका पति ऑफिस से घर आता है और शालू उसके हाथ से बैग लेकर रख देती है। डोर को बंद करने के बाद ओम बोलता है, क्या बात है शालू, अचानक से रोमांटिक क्यों हो रही हो? एक तो आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ऊपर से अगर मैं टाइम निकाल रही हूँ, पास आ रही हूँ, तो भी आपको दिक्कत हो रही है। खैर वो सब छोड़ो, जस्ट क्लोज टू मी। शालू उसके करीब आकर उसकी टाई पकड़कर खींचती है और उसके गालों को प्यार से पकड़कर बोलती है,
ओम जी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू शालू। वैसे आज तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू ओम जी, अभी मैं आपको और अच्छी लगूंगी। वो कैसे? मेरे बाल तो खोलिए जरा। ये बोलकर शालू बैक करके खड़ी हो जाती है, जिसके बाद ओम उसके जोड़े में से पिन निकालता है और उसके बहुत ही खूबसूरत लंबे बालों को देखकर एकदम हैरान होकर बोलता है, शालू ये तुम्हारे बाल हैं? इतने बड़े और लंबे? नहीं नहीं शालू, कहीं फिर से नकली बाल तो नहीं लगा लिए ना? तुम्हारी तो दोबारा बोला ना तो देख लेना। अरे शादी की रात तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना उस नकली चोटी को लेकर, लेकिन अब ये मेरे असली बाल हैं। देखो देखो, छू कर देखो, छूते क्यों नहीं? अच्छा ठीक है छू रहा हूँ। अब ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके मत डराओ। ये बोलकर वो उसके बालों को टच करके उसके बालों की खूब तारीफ करता है। तभी शालू उसके मुंह पर अपने बाल झटकाते हुए बोलती है, देखा, उस दिन तुमने क्या कहा था कि मेरे बाल एवरेज नहीं, मेरे बाल छोटे हैं। अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। तुम भी ना, उस दिन सॉरी बोल दिया था मैंने, फिर भी बाल बढ़ा कर ही मानी तुम। पता है तुम्हारे बाल मेरे मुंह पर आ गए थे। अभी कोई और लड़की करती तो फिदा हो जाते तुम उस पर। शालू इतना बोलकर चली जाती है। अगले दिन से वो अपने बाल खुले करके रखने लगती है। ऐसे ही अगले दिन वो जब खाना बनाकर अपनी सास को चावल परोसती है, तभी कंगना के पहले निवाले में ही उसे एक लंबा सा बाल मिलता है और उसकी सास ये देखकर बोलती है, बहू ये क्या है? मैंने तेरे लंबे बाल इसलिए करवाए हैं कि जो खाने में मुझे डाल कर दे ये। अब तो मेरा खाने का भी मन नहीं कर रहा। सॉरी माँ जी, गलती से आ गया होगा, मैं दूसरी प्लेट में देती हूँ आपको। नहीं, मुझे नहीं खाना इन चावलों को, गाय के आगे डाल दे, मुझे रोटी दे दे। जी माँ जी। और अगर दोबारा तेरे बाल मेरे खाने के अंदर आए ना तो अलग से बनवाऊंगी, साथ में तो सुनेगी मुझसे वो अलग। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही एक सुबह शालू बाल धोकर निकली ही थी कि टॉवल से उसके बाल साफ करते हुए शालू बोलती है, ये बाल इतने लंबे हो गए हैं कि मेरी तो संभाल में नहीं आ रहे हैं। इन्हें कॉम करते करते भी मेरी तो ऐसी कम तैसी हो जाती है। पता नहीं क्या उस दिन एक बाल टूटकर माँ जी की प्लेट में आ गिरा। हे भगवान, मैं इनसे परेशान होने लगी हूँ अब। ऐसे ही वो एक दिन खुद के लिए खाना परोसती है तो उसकी खुद की प्लेट में भी बाल आते हैं। और एक दिन हद तो तब हो गई जब वो ओम के साथ बाहर घूमने जाती है और उसके बाल उड़कर ओम के मुंह पर आते हैं। तभी ओम बोलता है, अरे शालू अपने बाल हटाओ ना यार, मुंह पर आ रहे हैं। ठीक से आइसक्रीम भी नहीं खा पा रहा हूँ मैं। आइसक्रीम कितनी बार बचाऊं? क्यों, तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे? तुम्हें तो लंबे बाल चाहिए थे ना, तो बर्दाश्त करो अब। पता नहीं क्यों बोल दिया मैंने ऐसा, गलती कर दी थी बोलकर। अभी तक सुन रहा हूँ, जिसकी माफी मैंने तब भी मांग ली थी। हाँ तो भुगतो। ओम बाइक चला ही रहा था कि शालू के लंबे घने बाल पीछे से एक बाइक सवार के मुंह पर आ जाते हैं, जिस वजह से उसकी बाइक डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। तभी पीछे से गाड़ी वाला एक इंसान ये देखकर ओम की बाइक रुकवा लेता है और वो आदमी बोलता है, अरे भाई साहब, आपको तमीज नहीं है क्या चलाने की? और आपकी मिसेस की वजह से देखिए लड़के का कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पर भाई साहब, मैंने तो बाइक सही से चलाई थी और मेरी वाइफ आराम से बैठी थी। अरे आपकी मिसेस की इतनी खुली जुल्फों से उस बाइक वाले को कुछ दिखा ही नहीं और बाल उसके मुंह पर आ गए, तभी वो बाइक से गिर गया। भाई साहब जी माफ कर दीजिए, आपको पता है ना औरतों के शौक। मैं उसको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। भाई साहब जी, मैं माफी मांगती हूँ। ओम जी, आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। देखा, तुम्हारे बालों से आज किसी का एक्सीडेंट हो गया। अरे कम से कम बालों को बांध तो लेती, पूरे खोलकर चलने की क्या जरूरत थी? तुम घर जाओ, मैं कुछ देर में आऊंगा। ओम शालू को घर भेजता ही है कि पुलिस वाला आकर उसे रोक लेता है और एक्सीडेंट की वजह सुनकर वो शालू को खूब सुनाता है, जिसके बाद शालू को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो पुलिस वालों से माफी मांगती है। ओम भी उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाकर उसका बिल भरता है। इन सब सिचुएशन को देखकर शालू अपने बाल कटवा लेती है और फिर से उसके बाल पहले जैसे छोटे हो जाते हैं। सिया अपने पति मनोज के साथ दिल्ली में रहा करती थी। उसके ससुराल में उसके ससुर देवनाथ भी रहते थे।
सिया हमेशा से ही अपनी स्लिम कमर पर तागड़ी पहना करती थी। जो कोई भी उसकी कमर को देखता तो वो उसका दीवाना हो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन उसका पति उससे कहता है, हाय, तुम्हारी कमर को देखकर मेरा मन लालची हो जाता है। जी करता है कि अजी क्या जी चाहता है आपका? डूब जाऊं तुम्हारे प्यार की नदी में। कहीं डूब ही गए तो? यही तो चाहता हूँ मैं। तो डूब जाओ ना। मनोज सिया की कमर पर किस करता है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। साथ ही अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सिया तैयार होकर अपनी सोने की तागड़ी पहनने जाती है तो वो देखती है कि उसकी अलमारी में वो तगड़ी है ही नहीं। वो अपने घर वालों को इस बारे में सब बताती है। सभी लोग मिलकर उसकी तागड़ी को ढूंढने लगते हैं मगर उनको वो कहीं पर भी नहीं मिलती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सिया के ससुर देवनाथ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके बैठे होते हैं। तभी सिया वहाँ पर आकर बोलती है, पापा जी आपको कितनी बार समझाया है कि ये सब मत पिया कीजिए मगर आप समझते ही नहीं है। अरे तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? इतने में वहाँ मनोज आ जाता है और कहता है, तुम्हें बोलता था ना सिया कि इनको पैसे मत दो, और अब देखो कैसे बैठे हैं। अरे मैंने नहीं दिए इनको कभी पैसे। मुझे नहीं पता इनके पास पैसे कहाँ से आ गए। शायद इनके पास पहले से ही पैसे हो। दोनों पति पत्नी इस बात को लेकर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और देवनाथ अपनी मस्ती में मस्त रहता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सिया नहाकर तैयार हो जाती है। सिया देखती है कि उसकी अलमारी में उसकी एक और सोने की तागड़ी नहीं है। वो फिर से ये बात अपने पति को बताती है। तभी मनोज कहता है, आखिर बात क्या है? घर में चोरी आखिर कौन कर रहा है? जी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे समझ आ रहा है। कौन है इसके पीछे? कौन है बताइए मुझे। वक्त आने दो तब बताऊंगा। ताकि जब तक मेरी सारी तागड़ी चोरी हो जाए, है ना? बोला ना, थोड़ा वेट करो। वक्त बीतता जाता है और मनोज एक सीसीटीवी कैमरा लाकर सिया के कमरे में लगा देता है और उस पर नजर रखने लगता है। और एक दिन वो देखता है कि उसके पिता देवनाथ सिया के कमरे में जाकर उसकी तागड़ी चुरा लेते हैं और मार्केट से खूब सारी ड्रिंक की बोतलें ले आते हैं। ये सब देखकर उसका खून खौल उठता है और वो गुस्से से देवनाथ के पास जाकर उसकी सारी की सारी बोतलें तोड़ते हुए बोलता है, ये सब क्या है पापा? आपने इतना बड़ा पाप किया है कि घर की लक्ष्मी का श्रृंगार चोरी कराया। ये सब करते हुए छी, शर्म आनी चाहिए आपको। अबे तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बाप हूँ, समझा? बड़ा आया मुझे समझाने वाला। तभी वहाँ सिया आ जाती है और कहती है, पापा जी ने बहुत गलत किया। मेरे पिताजी ने इतने प्यार से वो तागड़ी मुझे दी थी और इन्होंने उसे चुरा कर बेच दिया। सिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी तगड़ी ले आऊंगा। कोई बात नहीं मनोज, मगर इनको ठीक कैसे करेंगे हम? मैं तुम्हें अकेले में समझाऊंगा। जी ठीक है। कुछ भी कर लो तुम दोनों, मगर मुझे ये सब करने से नहीं रोक सकते। पापा जी आपको शर्म नहीं आती क्या? अरे हम दोनों कितना परेशान हैं। कम से कम अपने बच्चों की परेशानी को तो समझिए। अरे मेरे बारे में नहीं, तू अपनी तगड़ी के बारे में सोच रही है जो अब नहीं रही। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया है ना जो इतनी शान से बता रहे हो। तीनों के तीनों मिलकर आपस में बहस करने लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और मनोज अब अपने पिता को घर की चार दीवारी में ही बंद करके रखता है ताकि वो बाहर जाकर कुछ कर ना पाए। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और देवनाथ अब अचानक से खून की उल्टियां करने लगता है और धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और पीना नहीं छोड़ पाता। ऐसे ही समय बीतता जाता है और उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। एक दिन सिया देखती है कि उसके ससुर को खून की उल्टियां हो रही है। वो जल्दी से मनोज को बुलाती है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और थोड़ी ही देर बाद बाहर आकर कहते हैं, जी देखिए, बहुत ज्यादा नशा करने की वजह से इनके गुर्दे गलने लगे हैं। अभी भी समय है, अगर ये नशा करना छोड़ देते हैं
तो शायद ये ठीक हो सकती है। डॉक्टर, मैं बहुत परेशान हूँ इनकी हरकतों से, मगर ये मेरी एक नहीं सुनते। लेकिन आपको इनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ये ठीक कैसे होंगे? ठीक है डॉक्टर, मैं अब इनको ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ डॉक्टर, भगवान ने हमें ये आखिरी मौका दिया है। अगर पापा जी अपनी सेहत पर ध्यान देंगे तो वो हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। जी हाँ, मैं इनके लिए कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप बाहर जाकर उनको ले लीजिए और उनका टाइम पर देते रहिए। मनोज अपने पिता को घर ले जाता है और उसके पिता ड्रिंक ना कर सके इसीलिए वो उन्हें कमरे में बंद कर देता है और उनका खाना पीना भी उन्हें वहीं देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सिया देवनाथ को खूब हेल्दी खाना खिलाती है और समय पर सारी दवाइयाँ भी देती है और उनका पूरा ख्याल रखती है। धीरे धीरे देवनाथ की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। वो फिर से खून की उल्टियाँ करते हैं और मनोज सिया के साथ मिलकर उन्हें फिर से हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उनका इलाज होता है। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, जी बहुत ज्यादा नशे करने की वजह से आपके पिता का शरीर अंदर से गल चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बहुत ध्यान रखता था, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पापा जी हमें क्यों छोड़कर चले गए? मुझसे कहाँ कमी रह गई थी जो मुझे ये दिन देखना पड़ा? मैंने कहाँ गलती कर दी थी? अब क्या फायदा खुद को कोसने से, जो होना था सो हो गया। कुछ समय बाद एक दिन सिया देवनाथ के कमरे में साफ सफाई करने लगती है तो वो देखती है कि उसके ससुर की पूरी अलमारी बोतलों से भरी हुई है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और तुरंत अपने पति को बुलाती है। और जब मनोज ये सब देखता है तो वो अपनी बीवी से बोलता है, ओह, तो पापा ने तुम्हारी तगड़ी बेचकर यहाँ ये सब खरीद कर रख रखा है। हाँ, और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। अब मैं कभी तागड़ी नहीं पहनूंगी। न तागड़ी होती, न वो चोरी करते और ना इस दुनिया से जाते। कैसी बात कर रही हो, तगड़ी नहीं होती तो वो कुछ और चुराते, लेकिन अब दुखी होने से कुछ नहीं होगा। पापा ने जो किया ये उनके कर्म थे, ये शरीर भगवान का दिया है, उन्होंने उसका अपमान किया है, इसलिए वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए तुम ये सब कुछ भूल जाओ और अपनी तगड़ी पहनो। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सिया भी फिर से तागड़ी पहनना शुरू कर देती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में अपने प्यार भरे लम्हों को खूब एंजॉय करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के प्यार के साथ बिता लेते हैं। सोनल एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करती थी। उसका रंग भले ही सांवला था पर वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा करती थी, इतनी कि सभी गोरी लड़कियां उसके आगे फेल थी। अक्ष पूरे ऑफिस में एक लौता इंसान था जो कि सोनल का बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो हमेशा उसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से बुलाया करता था। सोनल मन ही मन उसे बहुत प्यार करती थी पर कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। ऐसे ही एक दिन सोनल अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है कि तभी अक्ष उसके पास आकर बोलता है, क्या ब्लैक ब्यूटी, तुझे बस इस काम से ही प्यार है क्या? इस काम के अलावा और कुछ भी है तेरी लाइफ में या नहीं? हाँ है ना। तो मेरा मतलब है कि मुझे तेरा काम भी तो करना होता है ना, अपना काम खत्म करके। हाँ हाँ ठीक है, और उसके लिए थैंक यू, पर मैं यहाँ तुझे कुछ बताने आया हूँ। हाँ हाँ बता, मैं तेरे लिए हमेशा फ्री हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है कितनी फ्री है। वैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि से मिलने जा रहा हूँ, तो प्लीज यहाँ सब संभाल लेना। इतना बोलकर अक्ष वहाँ से चला जाता है और अपना काम खत्म करके सोनल अक्ष का काम करने लगती है। तभी उसका एक कलीग सुमित सोनल से बोलता है, तो उसका सारा काम करती है और उसको चाहते भी है, तो उसको अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देती? क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश है और मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। तब भी नहीं जब वो तुझे ब्लैक ब्यूटी बोलता है। अरे उसको तेरी कदर नहीं है तो फिर क्यों तू उसके लिए ये सब कर रही है? मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे ब्लैक ब्यूटी बोलता है। और हाँ, रही बात कदर की, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसकी नजरों में मेरे लिए कितनी इज्जत है। सुमित उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता और वहाँ से चला जाता है। सोनल अपनी डायरी उठाकर उसमें अपने दिल की बातें लिख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं
और एक दिन अक्ष उसकी डायरी देखने की कोशिश करता है, पर सोनल उससे अपनी डायरी छीन लेती है और उससे कहती है, क्या है अक्ष, तुझे पता है ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे बिना पूछे मेरी डायरी को हाथ लगाए। सॉरी, माफ कर दे, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। ब्लैक ब्यूटी, तुझे कुछ बताना है। बता। यार, मेरी और अंजलि की आज फिर लड़ाई हो गई और उसको तू ही समझा सकती है। प्लीज मेरी मदद कर दे। फिर से? यार, मुझे समझ नहीं आता कि तुम दोनों की इतनी लड़ाई क्यों होती है। अच्छा, एक बात कहूँ तुझे, वैसे तू है ना अपना ये मैटर खुद ही सॉल्व कर लिया कर यार। ऐसे किसी तीसरे का बीच में बार बार बोलना अच्छी बात नहीं है। तो समझ रहा है ना? हाँ यार, मैं सब समझ रहा हूँ, बस आखिरी बार आज मेरी मदद कर दे। अच्छा ठीक है, बता लड़ाई क्यों हुई? आज हम दोनों के रिलेशनशिप को 3 साल हो गए और इसके लिए उसने सरप्राइज प्लान किया था, बट मैं भूल गया और लेट भी हो गया। हाँ, और फिर तूने वहाँ जाकर चोट भी दिखाई होगी। अक्ष सोनल को सारी बात बता देता है और सोनल अंजलि के पास जाकर उससे बात करती है। अंजलि हर बार की तरह इस बार भी उसकी बात मान जाती है और अक्ष को फोन करके बोलती है, ये तुम्हारी आखिरी गलती है, इसीलिए तुम्हें सोनल के कहने पर माफ कर रही हूँ, पर याद रखना आगे से बिल्कुल बात नहीं करूँगी। ओके बेबी, आई लव यू। थैंक यू सो मच सोनल, आज तुम्हारी वजह से हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है, वरना तो इसे कुछ नहीं आता। तुम बहुत अच्छी हो, तुम जैसे दोस्त तो सबको मिलने चाहिए। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है अंजलि, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अंजलि और अक्ष के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं और अंजलि का बर्थडे आता है। उसके बर्थडे के लिए अक्ष बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करता है और ये सब दिखाने के लिए वो सोनल को अपने साथ रेस्टोरेंट के रूम में ले जाता है और अंजलि को भी फोन करके वहीं बुला लेता है। तभी वो सोनल से बोलता है, ब्लैक ब्यूटी, बता ना मैं कैसे अंजलि को शादी के लिए प्रपोज करूं? पर ये मैं कैसे बता सकती हूँ? अरे तो हम दोनों की दोस्त है, आज तक तूने ही हेल्प की है, आज भी कर देना। तुझे बोलने में घबराहट हो रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोले, राइट? तो तू एक काम कर, तू अंजलि के आने से पहले मेरे साथ प्रैक्टिस कर ले। तुझे जो भी अंजलि को बोलना है वो सब तू मुझे बोल ले, इससे तेरा डर भी निकल जाएगा और तेरा काम भी हो जाएगा। अक्ष सोनल की बात मान जाता है और अंजलि के लिए लाई हुई रिंग को लेकर सोनल के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। वो लास्ट में अपने घुटनों के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर ही रहा होता है कि तभी ये सब कुछ अंजलि सुन लेती है और उसको रिंग देते हुए भी देख लेती है। ये सब देखने के बाद उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है और वो गुस्से में उन दोनों से बोलती है, ओह, तो यहाँ इस ब्लैक ब्यूटी के साथ रंगलिलियां मनाई जा रही है। मुझे धोखा दे रही हो, प्यार इसके साथ और शो ऑफ मेरे साथ। तभी बोलूं कि तुम्हें कभी मेरी एक चीज याद नहीं रही और इस काली कलूटी के बारे में A to Z सब कुछ पता है तुम्हें। वैसे अनजाने में ही सही, पर नाम तुमने बिल्कुल सही रखा है, ब्लैक ब्यूटी। बहुत हुआ अंजलि, मेरे अलावा कोई और सोनल को इस नाम से नहीं बुला सकता, समझी? ओह, तो आज तुम्हारा प्यार सर चढ़कर बोल रहा है। अरे शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? दोस्ती की आड़ में इस कलवी के साथ गुलछल्ले उड़ा रहे थे। और तुमसे भी ज्यादा नीच और गिरी हुई तो ये लड़की है, जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है। सोचा होगा अच्छा लड़का है, फंसा लेती हूँ। वैसे भी मुझे तो कोई और मिलेगा भी नहीं। बकवास बंद करो, समझी? जो बोलना है मुझे बोलो। अगर सोनल के खिलाफ एक शब्द भी और कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे प्यार भी किया था, समझी? अरे भूल तो तुम मुझे पहले ही गए थे और आज हाथ पे उठा दिया। जा रही हूँ मैं और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। इतना बोलकर बिना कोई सच सुने वो वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। अंजलि के दूर जाने के गम में अक्ष दुखी रहने लगता है और अपने दोस्त को ऐसे देखकर सोनल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अंजलि को सच बताने के लिए उसके पास चली जाती है और जाकर उससे बोलती है, अंजलि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। उस दिन तुमने जो भी देखा वो तुम्हारी गलतफहमी थी। मेरे और अक्ष के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनल अंजलि को सारा सच बता देती है
और अंजलि को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अक्ष को सोनल की डायरी दिखती है और वो उसे पढ़ने लगता है, जिसे पढ़ने के बाद अक्ष को पता चलता है कि सोनल उसको पहली मुलाकात से ही प्यार करती है, पर वो उसे कभी अपने दिल की बात नहीं बता पाई क्योंकि उसका रंग काला था और अक्ष गोरा। साथ ही वो अंजलि से प्यार भी करता था, इसीलिए वो अपने प्यार को अंजलि की वजह से सैक्रिफाइस कर देती है। ये सब जानने के बाद अक्ष अपने दिल पर हाथ रखकर सोचने लगता है। इतने में वहाँ पर सोनल अंजलि को लेकर आ जाती है, पर अक्ष अंजलि की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि वो उसी के सामने सोनल को अपने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज कर देता है, और इस बार सच वाला। साथ ही सोनल से बोलता है, आई लव यू सोनल, और आज मुझे पता चल गया है कि मुझे सच्चा प्यार अंजलि से नहीं तुझसे है। थैंक यू अंजलि, मुझे मेरे सच्चे प्यार से मिलाने के लिए। और हाँ, तुमने जाने अनजाने में सब सही कहा है। इतना बोलकर वो सोनल को अपने गले से लगा लेता है, साथ ही उसके माथे पर किस भी करता है। ये सब देखकर सोनल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अक्ष उसको उसकी डायरी दिखाकर सब बता देता है, और अंजलि भी वहाँ से माफी मांगकर उन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद अक्ष सोनल के साथ में कोर्ट मैरिज कर लेता है और वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये ब्लैक ब्यूटी वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसका रंग ऐसे ही सांवला हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।